हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का सेट बी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले। इसके पहले हम सेट ए का पूर्ण सॉल्यूशन देख चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाकर वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। सेट ए का मैंने आपको पूर्ण सॉल्यूशन बता दिया था 1 से 23 तक। अब सेट बी का भी पूर्ण सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ, तो चलिए देखते फटाफट से इसमें पूरे प्रश्न के उत्तर देखेंगे हम, जिससे आपका सेट बी भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? और 10th बी के भी सेट कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर आप चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। सेट बी के भी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? इनमें से वो है गेहूं, जो कि क्या है, रबी की फसल है। ठीक है, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सही उत्तर होगा। तीसरा है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो जो साइमन कमीशन है वो 3 फरवरी 1928 को जो है भारत आया था। ठीक है, सन दिया है आपको 1928, तो ये लिख दीजिएगा। पांचवा है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपको बताना है, तो वो है बेल्जियम में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, छठवा है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, आपको लगाना ऑप्शन नंबर बी। और आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल पर जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए www.arfindia.com। ठीक है, ARF इंडिया जैसे सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ सभी विषयों की मिल जाएगी। तो फटाफट से जाइए और वीडियो को देख लीजिएगा और पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखते हैं, भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1972 में भारतीय वन्यजीव अधिनियम लागू किया था। भारतीय रेल परिवहन को खालिस्तान रेल प्रखंडों में 16 खंडों में बांटा गया, मंडलों में भी। ठीक है, इसके बाद है, कोलकाता देश की पहली जूट मिल लगाने वाले कौन थे? वो थे सेठ हुकुमचंद। ठीक है, सेठ हुकुमचंद जिसको कहा जाता है, उनका नाम है, तो ये थे। इसके बाद है, खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो उत्तर होगा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या में और यहाँ पर जो शासन है वो जनता से, जनता के द्वारा होता है। ठीक है, जनता ही चुनती है सरकार। आर्थिक विकास से जनता के खालिस्तान स्तर में वृद्धि होती है, तो जीवन स्तर में वृद्धि होती है। ठीक है, चौथे का आंसर क्या होगा? जीवन। पांचवे का जीवन स्तर में वृद्धि होती है। मधुमक्खी पालन खालिस्तान क्षेत्र में आता है, तो कृषि के क्षेत्र में आता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन। चलिए सही जोड़े देख लेते हैं। श्रीलंका गृह युद्ध का अंत कब हुआ? तो 2009 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में हुआ। इसके बाद भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है, इसके पहले मतदान नहीं हो सकता। ठीक है, ओलंपिक गेम, तो ये मैक्सिको सिटी आ जाएगा इसका उत्तर। और भारत में है लोकतांत्रिक सरकार। इसके बाद है सार्वजनिक क्षेत्र, सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र होते हैं सार्वजनिक। ठीक है, इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। तो पहला है, बॉक्साइट किस उद्योग के लिए कच्चा माल प्रयुक्त होता है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम के लिए। ठीक है, तो एल्यूमिनियम लिख लीजिएगा, एल जिसका संकेत है, तो एल्यूमिनियम आ जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो किस विभाग के क्षेत्र में? तो प्रशासनिक। ठीक है, प्रशासनिक जो इकाइयाँ है, प्रशासनिक प्रशासन, इसके अंतर्गत ये सभी आता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है उनके अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद है, IMF का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इंग्लिश में, और हिंदी में हम IMF को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, हिंदी में हम इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मतलब जहाँ से सभी देशों को कर्ज भी मिलता है या पैसे प्राप्त होते हैं, तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका आ जाएगा, आपको लिख लेना है इंटरनेशनल, फिर मॉनेटरी और फंड की FUND। ठीक है, ये हो जाएगा फंड। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी लिख सकते हो चाहे तो, IMF का पूरा नाम। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, आपको इंग्लैंड लिख लेना है। इसके बाद है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये थे। और बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो विदेश जो है, विदेश निवेश कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला देखते हैं, सत्यासत्य। प्रश्न क्रमांक अगला है 5वां, सत्यासत्य लिखिए। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय पतन है। ठीक है, सत्य है ये। बिना किसी परिश्रमी के काम करवाना कहलाता, बिना किसी परिश्रमी के काम करवाना कहलाता है। ठीक है, तो नहीं, ये भी असत्य हो जाएगा। और रेंडरपेक्टर नामक पशु रोग अमेरिका में फैला था, तो करेक्ट है। सन 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर की संहिता के नाम से जाना जाता है, तो ये सत्य है। लोकतंत्र की असफलता में अशिक्षा बाधक नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा।
प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है, ठीक है, तो ये भी सत्य है। जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं, ये प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इसके बाद मृदा अपरदन किसे कहते हैं, ये देखेंगे। इसके अथवा में भूमि निम्नीकरण की समस्या। और 8वां है गहन जीविका कृषि से क्या तात्पर्य, या भारत की मुख्य खाद्य फसल। और 9वां है आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। इसका अथवा है राष्ट्रीय उद्योगों में अर्थव्यवस्था में उद्योगों के कोई 2 योगदान। और डिजिटल भारत क्या है, या सड़क परिवहन के कोई 2 महत्व। तो प्रश्न क्रमांक 10 तक पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं, उसके बाद आगे के प्रश्नों के भी उत्तर देखेंगे। तो पहले जैव या अजैव संसाधन क्या होते हैं वो देखेंगे, उसके कुछ उदाहरण। तो जैव संसाधन लिख लीजिएगा, उन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इसमें जीवन व्याप्त होता है। उदाहरण मनुष्य, वनस्पति जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अजैव संसाधन लिख लीजिएगा, वे सारे संसाधन जो निर्मित निर्जीव वस्तु से बने होते हैं, 2 प्रकार के, समाप्य और असमाप्य। उदाहरण चट्टानें और धातु है, ठीक है। अगला मृदा अपरदन किसे कहते हैं। मृदा अपरदन के कोई 2 कारण। तो मृदा अपरदन से आश्रय मिट्टी के विनाश से भूमि के ऊपरी सतह यानी पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चल जाती है, जिसे मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। जंगलों की कटाई, पेड़ के कट जाने से मिट्टी में नमी नहीं रहती और वह बहुत जल्दी सूखकर हवा के साथ भी उड़ जाती है। बाढ़ और आंधियों का आना, तीव्र वर्षा के फलस्वरूप नदियों में बाढ़ आ जाती है, जिससे नदी के आसपास की उपजाऊ मिट्टी बाढ़ के साथ बहकर आगे चले जाती है, अपने स्थान से हट जाती है, ठीक है। भारत की खाद्य फसल का नाम बताना है जहाँ यह पैदावार होती है। तो खाद्य फसल में प्रमुख एक चावल है और भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल ही है। चावल उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल उगाया जाता है, ठीक है। अगला है आधारभूत उद्योग क्या है। जिनका निर्मित सामान दूसरे उद्योगों के आधार पर होता है वे आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा और इस्पात उद्योग तथा रसायन उद्योग, ठीक है। अगला देखते हैं डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। तो डिजिटल भारत कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसने एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण किया जिसने सभी मिनिस्ट्री और सरकारी विभाग को एक साथ डिजिटल रूप से जोड़ा है। तो इसका लिख लीजिएगा, यह योजना 1 जुलाई 2015 से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11 है राजमार्ग से क्या आशय है, या अथवा स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किसे कहते हैं। इसके बाद है आय शुल्क किसे कहते हैं, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, जावर कौन थे और ईटी पाल कौन था, या फिर पंचांग किसे कहते हैं, पांडुलिपियां क्या थी, ये सभी हम देख लेते हैं, ठीक है। 11 से लेकर 14 तक के प्रश्नों को देखते हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज लिख लीजिएगा। वर्ष 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के 4 बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को 4 से 6 लेन वाले राजमार्गों के नेटवर्क से जोड़ने की एक योजना बनाई। मैप पर देखे जाने पर यह राजमार्ग चतुर्भुज आकार का दिखता है और शायद इसी कारण इसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 है जो है आयात शुल्क किसी देश के सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा उत्पादों या सेवा या कुछ निर्यात के आयात पर एकत्रित किए कर को संदर्भित करता है। किसी उत्पाद का मूल्य आमतौर पर आयात शुल्क को अंतिम रूप देता है पर आधार संदर्भ के संदर्भ में, ठीक है। तो ये टैरिफ शुल्क या सीमा शुल्क के रूप में भी कहा जा सकता है। इसके बाद है, ठीक है, अगला है जाबर कौन था। तो उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए जाबर रखते थे। जाबर कोई पुराने और विश्वस्त कर्मचारी होता था। और बी और सी पॉइंट भी जाबर के बारे में, तो ये भी आप 2 पॉइंट को इंक्लूड कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पांडुलिपियां क्या है, अगला प्रश्न था। तो पांडुलिपियां मुद्रण के पहले लिखित ज्ञान का माध्यम थी। यह ताड़ के पत्तों पर या हाथ से बने कागज पर नगर कल के बनाई जाती थी, ठीक है। प्रश्न क्रमांक हो जाएगा आपका। इसके बाद है निरंकुशवाद, ठीक है। तो निरंकुशवाद यहाँ पर हम देखेंगे निरंकुशवाद से क्या आशय है, प्रश्न क्रमांक 15। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है आपका सेवा क्षेत्र को उदाहरण से समझाइए। और प्रश्न क्रमांक 17 है व्यापार अवरोधक क्या होते हैं या बहुराष्ट्रीय कंपनियां से आप क्या समझते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 18 है जैव विविधता क्या है, मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। इसके अथवा में भी है भारत में वनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, ये बांटा गया, ठीक है। इसके बाद हम 18 तक देखते हैं पहले। तो निरंकुशवाद का सामान्य अर्थ एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहते हैं जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम से क्या तात्पर्य, तो ये लिख लीजिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 25 अगस्त 2005 को पारित किया गया। 100 दिन का रोजगार वाली योजना के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी एक संगठन होती है जो अपने देश की तुलना में एक या एक से अधिक देशों में वस्तु या सेवाओं के उत्पादन को नियंत्रित करती है, ठीक है। जो हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियां। वीडियो को लाइक जरूर से करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चैनल फर्स्ट टाइम आए चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे। और गूगल पर सर्च कर ले www.arfindia.com PDF के लिए, ठीक है।
जैव विविधता क्या है, मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता का अर्थ जैव विभिन्नता में वन्य जीवन और प्रजातियों की अधिकता। यह कार्य रूप से तो अलग है, लेकिन इनमें पारस्परिक सामंजस्यता है। इस ग्रह पर लाखों जीवों के साथ हम रहते हैं, इसमें सूक्ष्म से लेकर हाथी आदि सभी प्राणी सम्मिलित है। ठीक है, जहां हम रहते हैं वही जैव विविधता। इसका महत्व लिख लीजिए, पॉइंट में दी गई, पहला नंबर पे भी है और दूसरे पॉइंट में भी वन। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संघीय शासन व्यवस्था क्या है, समझाइए। केंद्र और राज्यों में सत्ता का विभाजन कैसे हुआ, समझाइए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20 है स्व सहायता समूह किन चीजों के लिए ऋण देता है? यह औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण में कोई 3 अंतर लिखना है। आगे है असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण, या जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्यों का वर्णन, फिर मानचित्र है और मानचित्र में लोहे अयस्क केंद्र को दर्शाना है, 4 केंद्र दिए हैं, या फिर परमाणु संयंत्रों को दर्शाना। ठीक है, काकरपारा, रावतभाटा, नरूरा और कल्पक्कम। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को उत्तर देख लेंगे, ये आपको दिएगा। ठीक है, मानचित्र भी इसमें इंक्लूड है आपके लिए, तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किस प्रकार किया गया है, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है? तो अनौपचारिक में पहला पॉइंट और औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में पहला, दूसरा और ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख अंतर। आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो 13 अप्रैल को हुआ था 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, 1919 लिख लीजिएगा तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य, ठीक है, ये अगला प्रश्न था, तो राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य लिख लीजिएगा, ये हो जाएंगे 5 पॉइंट। आगे मानचित्र है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, संयंत्र बता रही हूँ, रावतभाटा जो आपको पूछा है, नरोरा पूछा है, और एक और पूछा है नक्शा वाला है ये कल्पक्कम। ठीक है, तो ये आपके पूरे 23 प्रश्न हो जाएंगे मानचित्र सहित। तो ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन आंसर बताया। ऑब्जेक्टिव भी चाहे तो आप इसमें से नोट कर सकते हो, वैसे तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पहले ही बता दिया है। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। चैनल फर्स्ट टाइम आए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे। पीडीएफ के लिए गूगल पर सर्च कर ले www.arfindia.com। 10th के सभी विषय अपलोड है, सेट बी के, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो देखिए आपको यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधे से गूगल पर आ जाना है, गूगल पर सर्च कर लेना है, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, एआरएफ इंडिया प्री बोर्ड पेपर या एआरएफ इंडिया अभ्यास पेपर। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर सर्च करना है वो आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं एआरएफ इंडिया प्री बोर्ड पेपर डालती हूँ, तो जैसे ही arfindia.com मिलता है यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के उससे आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। इस पर लिंक करने के बाद में आपको पेपर जो है पीडीएफ आपको लिंक दिखेंगी, उस पर क्लिक कर क्लिक हियर करोगे तो पीडीएफ डाउनलोड आसानी से हो जाएगी।